Okay, so let's talk about the more about the French. Okay, the French is basically ये Romance branch of Romance language है, यानी कि इसको कहते हैं French is a member of the Gallo-Romance branch of the Romance language. ये जितनी भी जो यूरोपियन लैंग्वेज है बेसिकली इसमें स्पेनिश इटालियन रोमांस लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है, तो मेंबर ऑफ द गैलो रोमांस ब्रांच ऑफ रोमांस लैंग्वेजेस लैंग्वेज की फैमिली में फ्रेंच शुमार होती है, और इट इज स्पोकन एज नेटिव लैंग्वेज अबाउट 60 मिलियन पीपल. 60 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, तो 60 कितने हो गए, यानी कि 6 करोड़ लोग तकरीबन जो हैं वो 60 मिलियन, आप 10 मिलियन आपके जो है वो 1 करोड़ हो गए, तो 6 करोड़ लोग तकरीबन जो है वो नेटिव स्पीकर है इसकी, यानी कि उनकी मादरी जबान है, बचपन से बोलते हैं वो फ्रेंच. तो इसका मतलब है कि इट हैज अ वैल्यू एंड एज अ सेकंड लैंग्वेज बाय अबाउट 202 मिलियन पीपल. 202 यानी कि 202 मिलियन पीपल की ये सेकंड लैंग्वेज है. मिसाल के तौर पर अगर हम उर्दू स्पीकिंग है, हमारी मदर टंग कुछ भी हो सकती है, सिंधी हो सकती है, पश्तो हो सकती है, बट नेशनल स्पीकिंग जो है हमारी उर्दू है. अगर उर्दू स्पीकिंग है तो सेकंड लैंग्वेज आपकी जो है वो दूसरी हो सकती है. हमारी सेकंड लैंग्वेज हम कहते हैं इंग्लिश है हमारी सेकंड लैंग्वेज. तो इसी तरीके जो सेकंड लैंग्वेज के तौर पे कम से कम कितने लोग, 202 मिलियन लोग. इसका मतलब है कि 202 का मतलब है कि बात हो गई 20 करोड़ से ऊपर की बात हो गई, 20 करोड़ 20 लाख लोग जो है वो उसको एज अ सेकंड लैंग्वेज और एज अ फॉरेन लैंग्वेज बाय मेनी मोर पीपल के तौर पे यूज करते हैं. तो इट हैज इंपॉर्टेंट एंड इट इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन यूरोप. यूरोप के 27 कंट्रीज में थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है यूरोप में, यानी कि जर्मन है, फ्रेंच है, इसी तरीके से जो है इंग्लिश ऑफ कोर्स है, और इटालियन, स्पेनिश स्पेनिश सही. थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है वो यूरोप में जो है वो फ्रेंच है. एंड अब आप थोड़ा सा और इसको जो है, और इस थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है. जर्मन के बाद जो है इसका नंबर आता है, जर्मन और इंग्लिश के बाद जो है वो फ्रेंच का नंबर आता है. तो इंग्लिश, जर्मन एंड फ्रेंच तीसरे नंबर पे आ गई. एंड इट इज आल्सो स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के मुख्तलिफ रीजन में इसको बोला जाता है. नॉर्थ अमेरिका में बोला जाता है, साउथ अमेरिका में बोला जाता है, एशिया में, ओशियाना में, कनाडा में, सेंट्रल अफ्रीका में, रिपब्लिक में, क्या कहते हैं, बेल्जियम में, और फ्रेंच साउथ अमेरिका में, एशिया में, ओशियाना में. और फ्रेंच जो ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी है, फ्रेंच इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन बेल्जियम. बेल्जियम की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बेनाइन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बुर्किना फासो की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बुरुंडी की ऑफिशियल लैंग्वेज है, कैमरून की है, कनाडा की है, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक की है, शेट की है, कोमोरोस की है, कोत वाक की है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की है, कॉन्गो की है ऑफिशियल लैंग्वेज, डी जिबूती जो हमारे इधर साउथ अफ्रीका कंट्री से, इक्वाटोरियल गुने, फ्रांस, गैबोन, यूनिया, हैटी, लुक्सेमबर्ग, सही है, मेडागास्कर, माली, मोनाको, नाइजीरिया, नाइगर, सही है, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, ये मैंने बता दिया, रवांडा, सेनेगल, सही है, इनकी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है. सिचलेस, स्विट्जरलैंड, टोगो एंड वनुआती एक कंट्री, तो उसकी भी ये सारी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में काउंट होती है. इतने सारे कंट्रीज की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में आ रही है. और इन टूनिसिया के बारे में अगर पूछेंगे आप, तो टूनिसिया की भी है भाई, यस टूनिसिया. इन टूनिसिया फ्रेंच इज स्पोकन, वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है. देयर आर आल्सो फ्रेंच स्पीकर इन अल्जीरिया में है फ्रेंच स्पीकर, कम्बोडिया में है, लाओस में है, लेबनान में है, मोरक्को में है, मॉरिशियस में है, मोरिटानिया में है, टूनिसिया में है, फ्रेंच गुआना में है, फ्रेंच पॉलिनेशिया में है, ठीक है, और ग्वाडेलूप में है, इसी तरीके से गॉन्सी, जर्सी, मार्टिनिक, मायोट, न्यू कैलिडोनिया, ओके, सेंट बर्थलेमी, सेंट मार्टिन. अब ऐसे ऐसे कंट्रीज के नाम तो आप लोग, ऐसे जगहों के नाम में भी पॉसिबल है फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो यू विल सर्च, यू विल फाइंड इट. तो इसी तरीके से सेंट मार्थलेमी में है, सेंट मार्टिन में है, सेंट पियर तो नीचे की जो और जो रीजन है, और मिक्योलोन में है, वियतनाम में है, वॉलिस में, फ्यूटाना में, एंड इन पार्ट ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मुख्तलिफ पार्ट्स में फ्रेंच बोली जा रही है. पर्टिकुलरली कहाँ पे, लुइसियाना में. लुइसियाना में फ्रेंच वाज वाइडली यूज्ड एज अ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज फ्रॉम द 17th सेंचुरी से, 1700 हिजरी से बोली जाती है अंटिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी के मिडल में जैसे कि उर्दू हमारे रीजन में, हिंदुस्तान में उर्दू से पहले पाकिस्तान, हिंदुस्तान का पर्शियन पर्शियन लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी.
तो इसी तरीके से जब अदर डायनेस्टीज आती हैं तो बेसिकली जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री को इन्वेट करता है, फतह करता है, तो सबसे पहले काम वही करता है कि अपनी ज़बान को मुसल्लत कराता है। तो जब ज़बान मुसल्लत होती है, ज़बान के साथ-साथ कल्चर मुसल्लत होते हैं उस शहर पे। उनका रहना-सहना, उनका खाना-पीना, उनका पहनना-ओढ़ना, उनके सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत। जिस तरह रशिया ने जब सोवियत यूनियन जब था तो रशियन ज़बान को वो किया तो उनका कल्चर हुआ। अरबों ने जब इन्वेट करना शुरू किया तो ऑटोमन एम्पायर हम कहते हैं, सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, तो बेसिकली तो अभी जो जितने भी रीजन में जो अरबी स्पीक में दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग अरबिक में हुआ। तो तुर्की में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनकी जो अपनी जो ज़बान थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनकी ज़बान तो उनकी ज़बान बच गई, वरना डे आफ्टर 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 बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत सारी ज़बानें ऐसी जिसके 50-60 लोग ज़िंदा हैं। और वो भी ओल्ड एज की वजह से, तो वो ज़बानें ख़त्म हो रही है बहुत सारी, तकरीबन 12,000 के करीब तो ज़बानें हमारे ही रीजन में, पाकिस्तान या एशिया में तकरीबन बोली जाती है। हमारे मुल्क में इतनी सारी ज़बानें हैं, लैंग्वेजेस हैं, डायलॉग्स अलग हैं, ज़बानें वो हैं। ज़बान और बोली में फ़र्क क्या है? तो एक बोली ये है कि जो कि बोली जाती है ज़बान में एक-एक उसकी हर्फ़ तहज़ीब में, उसकी लिखावट पे भी वो मौजूद है, ज़िंदा है, उसकी शायरी में, किताबों में भी वो मौजूद है, उसका लिटरेचर भी है, तो कंप्लीट लैंग्वेज है वो, तो ज़बान कहलाती है। लिंग्विस्टिक कहलाती है। और लैंग्वेज बोली डायलेक्ट डायलेक्ट चेंज होते हैं, जिस तरह पंजाबी है, मुख्तलिफ रीजन्स की पंजाबी चेंज होती है। पश्तो स्पीकर से आप पूछेंगे तो आप बताएंगे कोयटा में जो पश्तो स्पीकर वो डिफ्रेंशिएट करेगा, काका खेले वाला पश्तो स्पीकर डिफ्रेंशिएट करेगा, खटक वाला डिफ्रेंशिएट करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ रीजन से तो मुख्तलिफ एरिया के लिहाज से उनकी पश्तो। इसी तरीके से उर्दू स्पीकिंग में आप देखेंगे तो मुख्तलिफ रीजन्स में जो उर्दू स्पीकर्स हैं तो उनकी उर्दू डिफरेंस होती चली जाती है। तो डायलेक्ट में, एक्सेंट में फ़र्क पता चलेगा। तो दीज आर द नॉलेज के कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, कितनी जगहों पे बोली जाती है, व्हाई नॉट वी अंडरस्टैंड दिस। सो सिमिलरली जो है वो 17th सेंचुरी व्हेन इंग्लिश इज प्लेस्ड, जब 1700 से लेकर 2000 तक 20 सेंचुरी तक जब फ्रेंच तक जब इंग्लिश का दौर आया, इंग्लैंड ने फतह करना शुरू किया तो रिप्लेस हो गया इंग्लिश ने जो है, जब इंग्लैंड आए तो उन्होंने फिर इंग्लिश ज़बान जो है मुसल्लत की, तो फिर फ्रेंच रिप्लेस होना शुरू हुआ। बट इट इज़ स्टिल यूज्ड इन मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, लाइक नाटो। नाटो मीन्स नेटो, नॉर्दर्न अटलांटिक टेरिटरी ऑर्डिनेट्स, नेटो। तो कि तकरीबन 48 कंट्रीज के का कॉम्बिनेशन ऑफ एक इंस्टीट्यूशन है नेटो। इसी तरह यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बहुत सारे इंटरनेशनल हमारे इदारे हैं, आईएमएफ, लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, तो दे आर यूजिंग द फ्रेंच सो मच। हमारे एमिरेट्स एयरलाइन में बहुत अच्छा स्कोप है। जो एमिरेट्स या किसी भी गल्फ एयरलाइन अगर आप सोचते हैं अपनी जॉब के लिए, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो इंटरनेशनल सिटीजन के तौर पे आप जाते हैं, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ये पता होगा कि हमें नौ होती है, एक ऐसी लैंग्वेज की दुनिया में बोली जाती समझी जाती है और ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी है इसकी। तो लाइक दिस के इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सो नाउ आई लाइक टू टेल यू अबाउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है इसकी, ऑफ रिटन फ्रेंच लैंग्वेज की तारीख क्या है। तो फ्रेंच फर्स्ट अपीयर इन राइटिंग इन 842 एडी, 842 आफ्टर द डेथ ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम। 842 में शुरू हुआ फ्रेंच को लिखना। व्हेन इट वाज यूज्ड इन द स्ट्रासबर्ग ओथ्स, स्ट्रासबर्ग ओथ में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ। बिफोर देन लैटिन, उससे पहले लैटिन वाज द लैंग्वेज यूज्ड फॉर लिटरेचर थ्रू आउट यूरोप। पहले लैटिन लातिनी जबान थी जो, और ये वजह है कि लातिन से अखज़ किए थे इसके अल्फाबेट से, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में जो है आप इस्तेमाल करते हैं। तो ड्यूरिंग द 10th एंड द 11th सेंचुरीज, 10वीं और 11वीं हिजरी के दौरान जो फ्रेंच अपीयर्ड इन अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में यानी कि लिखावट में फ्रेंच जबान को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था 10वीं और 11वीं सेंचुरी में। एंड रिलीजियस राइटिंग, क्योंकि एक ज़माना था जब हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस राइटिंग यानी कि स्क्रिप्चर्स राइटिंग, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, और बहुत ज़्यादा हमारे जो फ़िलॉसफी ऑफ रिलीजन है, बहुत ज़्यादा तालीमात होती हैं, उनके बुक्स होते हैं। जैसे कि हमारे मुस्लिम में कितना लिटरेचर है, बहुत ज़्यादा लिटरेचर है रिलीजियस का, नमाज की किताब, रोज़े की किताब, हदीस की, सियासत की किताबें, इब्न माजा वगैरह, मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, मुख्तलिफ सेक्ट्स हैं, उनकी जो रिलीजियस राइटिंग हमारी जो रिलीजियस राइटिंग है वो उर्दू है, बहुत ज़्यादा लिटरेचर है। अरबिक के बाद आई थिंक दैट दिस इज द सेकंड बिग लैंग्वेज, दैट इज उर्दू, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, इस्लाम की बहुत ज़्यादा इशाअत हुई है। तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट।
देन वी हैव तो रिजिस ड्यूरिंग द 10th 11th सेंचुरी में जो है वो फ्रेंच डॉक्यूमेंट में आना शुरू हुई, रिजिस राइटिंग में आना शुरू हुई, फिर फ्रेंच लिटरेचर डिडंट स्टार्ट टू टेक ऑफ अंटिल 12 सेंचुरी और अर्ली 11 तक जो है वो फ्रेंच जो है वो थोड़े-थोड़े इसमें इस्तेमाल होती रही। The first great work of the French literature was the Chanson de Roland। शैंसोन डी रोलांड का जो था वो एक पहला जो था लिटरेचर सामने आया था जिसको हम कहते हैं सॉन्ग ऑफ रोलांड। रोलांड आर को हो पढ़ेंगे तो रोलांड का है, विच वाज पब्लिश इन अबाउट 1200 को शुरू हुआ, यानी किताबों में बकायदा आप चीजें जो आना शुरू हुई। पोइट्री में आई तो एक जमाना था कि शायरों का, और इस तरीके से ये शुरू होना शुरू हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट द फ्रेंच। तो ये थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है इसके हवाले से फ्रेंच हिस्ट्री, और हमने देखा कि कितने सारे रीजन्स में जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज एज अ सेकंड लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज या लोग जो है वो सुझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जानते हैं और आप भी जान रहे हैं, तो आप भी ये 20 और 25 लोग जो है वो भी फ्रेंच के स्पीकर बन जाएंगे अगर आप अपना नाम बता देते किसी को, तो बन जाएंगे। तो